नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी यूपीएससी की अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी के फ्री क्लास में आपका स्वागत है। जो बच्चे यूपीएससी की फ्री क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए हम लगातार आईएएस की फ्री क्लासेस चला रहे हैं और ये नया बैच शुरू हुआ है, फ्रेश बैच है। बिल्कुल पॉलिटी की क्लासेस आपकी अभी शुरू हुई हैं और आज ये आपका इसी क्रम में 9वां लेक्चर है। 8 क्लासेस इससे पहले शुरू हो चुकी हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इससे पहले की क्लासेस भी आपको यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको पूरी तैयारी फ्री में कराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और जो लोग वीडियो के बारे में थोड़ा सा भी संशय है कि वीडियो कहाँ से मिलेगी, क्या मिलेगी, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल है, उसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने पर वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज हमारी 9वीं क्लास जो कि पॉलिटी की चल रही है। हमने अभी पिछली क्लासेस में आर्टिकल 19 को हम देख रहे थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19 को देख रहे थे, जो कि हम देख रहे थे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता का मामला हम पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी हद तक आर्टिकल 19 को समझा था। आज हम इसी आर्टिकल को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और देशद्रोह का मामला किस तरह से एक दूसरे से जुड़ता है। देखिए आर्टिकल 19 मैं लिखते चलता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं देशद्रोह का मामला। देशद्रोह, एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ। देशद्रोह का मामला देखिए, जब भी बात आती है देशद्रोह की, राष्ट्रद्रोह की, तो ये जो शब्द है देशद्रोह आप लगातार सुनते आए होंगे। देशद्रोह या फिर राष्ट्रद्रोह करना अपराध है, राष्ट्र के खिलाफ बोलना अपराध है। तो ये जो देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, वो होता क्या है और अभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह के कानूनों में, वो क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पर चर्चा जोरों पर हो। हाल ही में 11 मई को, जो अभी पिछले 11 मई बीती है, 11 मई 2022 को इस पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट सुनाता है और एक बहुत रेडिकल चेंजेस होते हैं किसी कानून में, बहुत आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, तो वो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते ही हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये देशद्रोह का मामला अभी जो है, किसी पर देशद्रोह का कानून जो है आईपीसी 124, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि जो आपका ये राष्ट्रद्रोह है वो उसका मतलब क्या होता है। राष्ट्रद्रोह का आशय क्या होता है, आशय क्या है, मतलब क्या है। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बहुत अधिक बल दिया गया है। मतलब हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई भी तोड़ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो भारतीय दंड संहिता, हमारी आईपीसी, ठीक है, आईपीसी की धारा 124A, ये जो है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्र के प्रति घृणा, दुर्भावना और निष्ठा का अभाव क्या है, राष्ट्रद्रोह है। बात को समझे। यानी कि यदि आप राष्ट्र के खिलाफ किसी प्रकार की घृणा रखते हैं, दुर्भावना फैलाते हैं
और निष्ठा नहीं रखते हमारे राष्ट्र में, तो ये राष्ट्रद्रोह की किस में आती है, श्रेणी में आता है। इस पर आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अभी ये जो वर्तमान के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मेन जो मोटे तौर पर जो राष्ट्रद्रोह का मतलब उसे आपको बता रहा हूँ। और जो 124A धारा कहती है, जो अभी वर्तमान में भी कहती है और रोक लगाई गई है इस धारा पर, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रद्रोह का आशय क्या होता है, मतलब क्या होता है, और हमारी जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124, वो क्या प्रावधान करती है। तो इस पर मुकदमा दर्ज कर कर आपको जेल भेजा जा सकता था। ठीक है, अभी जो मामला था। अब देखिए, राष्ट्रद्रोह के कुछ व्यवहारिक मुद्दे भी हैं। ठीक है, राष्ट्रद्रोह के कुछ व्यवहारिक मुद्दे भी हैं, इसे नोट डाउन करते चले, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। क्योंकि भैया देखिए, राष्ट्रद्रोह के क्या हैं, जो महत्वपूर्ण कुछ व्यवहारिक मुद्दे हैं जो व्यवहार में आते हैं, उसको मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको वर्तमान में जो इस पर सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राष्ट्रद्रोह के व्यवहारिक मामले, इसके व्यवहारिक जो मुद्दे हैं, व्यवहारिक मुद्दे, इसके क्या क्या व्यवहारिक मुद्दे हैं। देखिए, 2016 में अनेक व्यक्तियों पर राष्ट्रद्रोह के मामले शुरू कर दिए गए। आपको याद होगा 2016 में बहुत अनेक व्यक्तियों पे इस पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। ठीक है, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें भारत विरोधी नारे लगाना, आपको याद है, भारत विरोधी नारे लगाना, विरोधी नारे लगाना। ठीक है, विरोधी देश के क्रिकेट टीम का समर्थन करना, जैसे पाकिस्तान की, आप भारत के रहने वाले हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन कर रहे हो। ठीक है, राष्ट्रगान के दौरान आप खड़े नहीं होते हो। ठीक है, राष्ट्रगान के दौरान क्या होते हो, खड़े नहीं होते हो। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो प्लीज़ लिखते चलें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। राष्ट्रगान के दौरान खड़ा ना होना। ठीक है, और योग गुरु को धोखेबाज कहने के आधार पर, तो इस आधार पर कई व्यक्तियों पर 2016 में क्या हुआ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, क्या चलाया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अब ये मुकदमे जो हैं वो प्रासंगिक हैं। क्या ये सत्य में किसी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ऐसे भी फंसाया जा सकता है, किसी पर सरकार जो है वो कोई भी ABCD सरकार आए, किसी के पक्ष में है, किसी के विपक्ष में है, तो किसी पर भी ये मुकदमा गैर कानूनी तरीके से चलाया जा सकता था और चलाया भी गया है। कई जगहों पर ये वैलिड भी है, इनवैलिड भी है, ये कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं। ठीक है, तो इस पर चलाया गया, इसकी आलोचना हुई। जो ये 2016 में राष्ट्रद्रोह पर मुकदमा चलाया गया, भारत विरोधी नारे लगाने पर, राष्ट्रगान में खड़े ना होने पर, और पाकिस्तान या फिर जो विरोधी देश के क्रिकेट टीम का समर्थन करने पर जो मुकदमे चलाए गए, इसकी आलोचना हुई। अब आलोचना क्या हुई, देखिए आलोचना क्या हुई, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, आलोचना हुई, ये नेगेटिव कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, आलोचना हुई, क्या हुई, आलोचना। अब ये जो आलोचना हुई, भारत जो के सदस्य लोकतांत्रिक देश में, मतलब भारत की जैसे लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आप जानते हैं कि व्यवहार में हम देखते हैं कि सरकार की आलोचना और सरकार के विरुद्ध उठाने वाली आवाज़ों को कई बार राष्ट्रद्रोह का करार दिया जाता है। तो ये क्या है, ये आलोचना है इसकी, किसकी, मतलब सरकार के खिलाफ बोलोगे तो क्या होगा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, या फिर किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी आप करते हो तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये आलोचनाएं हैं कुछ। ठीक है, अब इसके मद्देनजर रखते हुए न्यायपालिका ने कुछ निर्णय सुनाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यायपालिका का निर्णय इस पर क्या आया। ठीक है, तो न्यायपालिका का निर्णय, देखिए न्यायपालिका ने कहा कि भैया मात्र नारा लगा देने से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में किसी को नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि आप ये कह दीजिए कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में कोई नारा लगा दिया, यदि नारा लगाने से हिंसा भड़क जाए तो इसे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में तो रख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नारा लगा देने से
आप किसी को राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बस समझ रहे हैं आप बात को। मतलब अगर कहीं हिंसा भड़क जाती है, आप कोई ऐसा नारा लगाते हैं हिंसा भड़कती है, तब तो वैलिड है, हाँ भैया ये सही है। लेकिन सिर्फ ये आपका नारा लगा देने से आप इस पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, इस पर राष्ट्रद्रोह के मामले चलाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये न्यायपालिका ने निर्णय दिया, ठीक है। तो ये कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ प्रोग्रेस हैं इस मामले के, ठीक है। और निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि जो भाई ये हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 19 है वो पूरी तरीके से हम पर किसी प्रकार का कई जगहों पर क्या लगाता है, कई जगहों पर हमारे पर प्रतिबंध भी लगाता है और कई जगहों पर हमें बोलने की आज़ादी भी देता है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं 124A की बात कर दूं, जो आपका राष्ट्रद्रोह का आईपीसी की धारा 124 है। एक बार मैं आईपीसी 124A की बात करता हूँ, ठीक है। ये जो आईपीसी 124 इंडियन पेनल कोड की धारा 124A है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को क्या सुनाया, फैसला सुनाया। कहा कि भैया ये जो धारा है राजद्रोह की, इसके तहत कोई भी दंडात्मक उपाय करने पर रोक लगा दी। मतलब दंडात्मक उपाय करने पर रोक लगा दी, बात लगा दी, ठीक है, समझे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 मई 2022 को कि भैया इस पर कोई भी क्या होगा, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। 124A अभी वर्तमान में अप्रासंगिक है। कहने का मतलब ये है अभी ये मतलब सक्रिय नहीं है, ठीक है। क्यों? सरकार ने भी माना, सरकार भी इस बात से अभी वर्तमान में सहमत होते हुए नजर आ रही है। पहले तो नहीं सहमत थी, लेकिन अब सरकार भी इस बात से सहमत है कि जो ये 124A है उसको कहीं ना कहीं से हटा देना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को 124A पर कहा कि भैया इस पर दंडात्मक उपाय करने पर रोक लगा देनी चाहिए। और ये तब जब देखिए 124A जो कानून है हमारा, ये 124A भारतीय दंड संहिता, ये ब्रिटिश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने देश में, ठीक है, ब्रिटेन में इसे 2009 में ही क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है इस कानून को। मतलब वहाँ पे हटा दिया गया है। तो प्रासंगिकता तो किसी बात की नहीं रही। अगर जिस कंट्री ने इसे इसका जन्म दिया था आईपीसी 124 को, जो धारा 124 है, उसने अपने देश में इसे 2009 में ख़त्म कर दिया। तो भारत में भी इसकी बात चल रही है और कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा रखी है, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हैं करंट के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रद्रोह का मामला है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी आज नहीं होगी और मैं ज़्यादा लंबी क्लास लेने के मूड में आज नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह का मामला था 124A को मैंने आपको बारीकी से समझाया और वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दिया है, वो भी मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की, ठीक है। बाकी आगे की जो भी इसके लेक्चर्स हैं वो आपको कल मिलेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। पूरी जो लोग यूपीएससी की तैयारी फ्री करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी फ्री करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, टेलीग्राम पर जाएं, उससे जुड़ें, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने नोट्स बनाएं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।